नो बेसिक्स के इस चैनल पे आप सबों का फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे कुछ संस्थाओं के बारे में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके पहले कुछ छोटी मोटी राजनीतिक संस्थाएं थी, वो पहले अस्तित्व में आई और धीरे धीरे कई संस्थाओं ने एक राजनीतिक रूप से अपने आप को सक्रिय किया। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो बाद की बात है। उसके पहले कुछ छोटी कुछ अलग अलग जगहों पे छोटी छोटी संस्थाएं अस्तित्व में आई थी। तो मुख्य रूप से 3 प्रेसिडेंसी थे और राजनीतिक गतिविधियां या हर तरीके के सरकारी गतिविधियां इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसियों में ज़्यादा थे। सबसे ज़्यादा जो गतिविधि थी वो कलकत्ता या बंगाल प्रेसिडेंसी में था। उसका कारण ये था कि कलकत्ता अंग्रेज़ों की राजधानी थी और वहीं से पूरा सत्ता संचालन होता था पूरे भारत का। तो सबसे पहले जो अस्तित्व में संगठन आए वो बंगाल में ही आए, क्योंकि बंगाल में ही सारी चीज़ें पहले आई। पहले वहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। वहाँ से उन्होंने अपना एक शासन पे नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया। बाद में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में भी उनका प्रभुत्व स्थापित हुआ। तो राजनीतिक संस्थाएं जो स्थापित होती हैं वो भी सबसे पहले बंगाल में ही स्थापित होती हैं। बाद के समय में बम्बई और मद्रास में भी स्थापित हुई। और आज जो हम डिस्कस करेंगे तो कुल 15 संस्थाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें 7 राजनीतिक संस्थाएं जो हैं वो बंगाल में स्थापित हुई, 3 बम्बई में, 2 मद्रास में और 3 लंदन में। लंदन की जो संस्था है उसका भी एक महत्व है। जब इन सारी संस्थाओं के बारे में हम जान लेंगे, उनके उद्देश्यों को, उनको स्थापित करने वाले जो नेता थे उनके बारे में जान लेंगे, तो कांग्रेस की स्थापना किस तरीके से हुई वो हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चीज़ें उतने ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली जो संस्था राजनीतिक संस्था अस्तित्व में आती है बंग प्रकाशक सभा, जिसके नाम से जाना जाता है। हालांकि पहली राजनीतिक संस्था का दर्जा इसे नहीं दिया गया है, लेकिन इसका जिस तरीके का काम था वो मुख्य रूप से एक राजनीतिक काम ही कहा जाएगा। और ये संस्था बंगाल में ही स्थापित हुई थी। स्थापना का जो वर्ष था वो था 1836। तो बंग प्रकाशक को स्थापित करने वाले कौन लोग थे? तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भारत में राष्ट्रवाद के वो जनक माने जाते हैं। तो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उसके पहले आत्मीय सभा और वेदांत सोसाइटी, वेदांत कॉलेज, हिंदू कॉलेज, तो बहुत सारी संस्थाओं का उन्होंने स्थापित किया था। तो वो जो भी संस्थाएं थी वो मुख्य रूप से उनका जो कार्य था वो सामाजिक और धार्मिक सुधार से जुड़ा हुआ था। 1833 ईस्वी में जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु होती है तो उनके जो अनुयायी होते हैं वही लोग ब्रह्म ब्रह्म समाज से भी जुड़े होते हैं और वही लोग बंग प्रकाशक सभा की स्थापना करते हैं। 1836 में इसका गठन होता है और इसका उद्देश्य होता है कि सरकारी नौकरियों में, खास करके ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो भी भारतीय नौकरी कर रहे होते हैं तो उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है उन बातों को उठाया जाता है। सरकार के सामने कुछ मांगे रखी जाती हैं। सरकार के सामने यहाँ कहने का मतलब है कि स्थानीय लेवल पर ब्रिटिश सरकार के जो उच्च अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके सामने कुछ मांगे रखी जाती थी और जो भेदभावपूर्ण जो व्यवहार था उस चीज़ को उठाया जाता था। और उसी तरीके से समाज में भी जो भेदभावपूर्ण जो कुछ नीतियां थी अंग्रेज़ों की, उसको भी उठाया जाता था। तो ये पहली संस्था थी। हालांकि आपको अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर ये नहीं होगा, बंग प्रकाशक सभा जो है आंसर नहीं होगा कि भारत की पहली राजनीतिक संस्था कौन सी है।
तो अभी दूसरे पर हम आएंगे। ये भारत की पहली राजनीतिक संस्था मानी जाती है, लेकिन राजनीतिक संस्था के रूप में कार्य करना शुरू किया था बंग प्रकाशक सभा ने। और इससे जुड़े हुए जो भी लोग थे वो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए लोग थे। तो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो राजा राम मोहन राय के अनुयायी लोग ही थे और उद्देश्य थे नौकरी में भारतीयों के साथ भेदभाव पर आवाज उठाना और उनमें सुधार की मांग करना। अब आते हैं दूसरी संस्था, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में स्थापित होती है। ये भी बंगाल में ही स्थापित होती है और यह भारत की पहली राजनीतिक संस्था मानी जाती है। यह जमींदारों का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात जमींदारों के हित की बात करने वाली ये संस्था होती है। तो इसलिए इसे जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। इसको स्थापित करने वाले लोग कौन कौन से थे? तो द्वारिकानाथ टैगोर इसके अध्यक्ष भी थे। प्रसन्न कुमार ठाकुर ये भारतीय सचिव थे। इसके एक विदेशी सचिव भी थे, ब्रिटिश सचिव, और वो थे विलियम क्राम्बी। अन्य सदस्यों में राजा काली कृष्णा थे जो कि उपाध्यक्ष थे। ये जो भी नाम है काफ़ी महत्वपूर्ण है। द्वारिकानाथ टैगोर, उनके बारे में ब्रह्म समाज को उन्होंने किस प्रकार से आगे बढ़ाया राजा राम मोहन राय के बाद में, उनकी भूमिका को हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो वही द्वारिकानाथ टैगोर यहाँ पे हैं और वो इस संस्था को स्थापित कर रहे हैं। जमींदारों के हितों की रक्षा करने वाली ये संस्था होती है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये संस्था जो है सो जमींदारों के हित की बात करने वाली संस्था है। तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मध्यम वर्ग, किसान वर्ग ये इससे जुड़ नहीं पाए। तो ये संस्था ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। अब अगली जो संस्था आती है वो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी होती है। 1843 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और इसको स्थापित करने वाले लोग होते हैं जॉन थॉमसन और पीसी मिश्र। पीसी मिश्र इसके संस्थापक होते हैं। तो जॉन थॉमसन ये अंग्रेज होते हैं और पीसी मिश्र जो है वो भारतीय होते हैं। और ये किसानों के हित की बात करने वाली संस्था होती है, इसलिए इस संस्था का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था जमींदारों के द्वारा, और ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद के समय में ब्रिटिश सरकार की जो नीतियाँ थी, तो वो किसानों पर बहुत ज़्यादा उसका कुप्रभाव पड़ रहा था। तो ये संस्था जो है सो बहुत ज़्यादा सफल होती है। बाद के समय में एक और संस्था आती है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में। इसमें क्या है कि ये दोनों लैंड होल्डर्स और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों ही संस्थाओं के लोग इसमें मिल जाते हैं और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है। इसके संस्थापक होते हैं हरीशचंद्र मुखर्जी। हरीशचंद्र मुखर्जी का नाम आप लोगों ने ऑलरेडी सुना हुआ है। जो हिंदू पेट्रियट अखबार निकालते हैं वही हरीशचंद्र मुखर्जी। अन्य जो सदस्य होते हैं राम गोपाल बोस, राजेंद्र लाल मित्तल, देवेंद्र नाथ टैगोर, ये सचिव होते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारिकानाथ टैगोर के बेटे देवेंद्र नाथ टैगोर। उद्देश्य क्या होता है? तो जमींदार और किसानों का तालमेल। जमींदारों और किसानों के बीच में हित का टकराव था, तो ये संस्था कोशिश करती है कि जमींदार और किसान आपस में नहीं लड़े, जिससे भारतीय समाज में जो एकता की भावना टूट रही थी वो भावना टूटे नहीं, एकता बने। तो यही इसका मूल्य उद्देश्य होता है। और ये संस्था बहुत सारे सामाजिक काम करती है, खास करके अकाल के समय में अकाल पीड़ितों की ये बहुत ज़्यादा सहायता करती है। साथ में अकाल के समय में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से या कह ले ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो टैक्स बढ़ाया जाता है अकाल के बावजूद भी, तो उस टैक्स का भी इन्होंने विरोध किया था, बढ़े हुए विरोध का। तो साथ में
इसने नील विद्रोह जो हुआ था बंगाल में, उस नील विद्रोह में इन्होंने कृषकों का साथ दिया था, अर्थात नील विद्रोहियों का साथ दिया था। तो ये कुछ काम है इस संस्था के। तो ये संस्था लंबे समय तक चलती है क्योंकि इसमें किसान लोग जुड़े हुए थे, जमींदार भी जुड़े हुए थे, और दोनों को एक मिलाने का ही एक मुख्य उद्देश्य भी था। तो इसी संस्था की देखा देखी अन्य संस्थाएं भी बनती है, जैसे कि बम्बई में बम्बई एसोसिएशन जो बनती है, और मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये इसी संस्था के तर्ज पे बनते हैं। बम्बई और मद्रास में दो अलग अलग संस्थाएं। अब हम आते हैं, अगली संस्था है इंडियन लीग। इसकी स्थापना 1875 में होती है। इसके संस्थापक शिशिर कुमार घोष होते हैं। शिशिर कुमार घोष जो कि अमृत बाजार पत्रिका निकालते हैं, अखबार, तो वही शिशिर घोष इसकी स्थापना करते हैं, संस्थापक होते हैं। और इसका उद्देश्य होता है राष्ट्रवाद और भारतीयों में राजनीतिक चेतना और जागृति को लाना। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंडियन लीग पहली ऐसी संस्था हो रही है जो कि भारतीयों में राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करना चाहती है। अर्थात यहाँ से कह लें तो अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों को एकजुट करने का प्रयास हो रहा है। अब 1857 की क्रांति के बाद, ऐसे भी एक 1857 की क्रांति एक बहुत बड़ा डिमार्केशन पीरियड माना जाता है, क्योंकि वहाँ के बाद से भारत में राष्ट्रवाद का जन्म होता है। राष्ट्रवाद कहने का मतलब है कि भारत के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहने वाले लोगों के बीच में एकता की भावना नहीं थी। तो भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में एकता की भावना कायम करने की कोशिश की जा रही है। इसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्र प्रेम की भावना जगाई जा रही है, और एक कॉमन चीज लाई जा रही है कि हर जो उस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोग हैं उनका हित समान है, और अंग्रेज जो हैं सबके कॉमन दुश्मन है। अतः अंग्रेजों के विरुद्ध हमें लड़ना है, आपस में सभी को मिलजुल कर। तो ये इंडियन लीग का सबसे प्रमुख योगदान था कि राष्ट्रवाद की भावना का और लोगों में राजनीतिक चेतना और जागृति लाने का प्रयास किया। उसके बाद कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन स्थापित होती है 1875 में। अब ये संस्था जो है बहुत ज़्यादा सफल होती है। स्टूडेंट शब्द लिखा हुआ है तो साफ इससे जाहिर है कि ये छात्रों की संस्था है और कलकत्ता में स्थापित की जाती है। इसके जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं आनंद मोहन बोस, और बाद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस संस्था से जुड़ते हैं। तो उद्देश्य क्या होता है कि छात्र हित पर ध्यान देना। स्टूडेंट से जुड़ी हुई ये संस्था है, तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट या छात्र हित की ही बात होगी, और साथ में स्टूडेंट्स के बीच में राष्ट्रभक्ति की भावना को भरना, या समाज में जो अन्य जो भेदभाव हो रहे थे, जो परेशानियां थी, उन परेशानियों से भी छात्रों को जोड़ना, ताकि छात्रों में राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम या राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो। और ये बहुत ज़्यादा सफल भी होता है। आगे जाके इंडियन एसोसिएशन स्थापित होता है 1876 ईस्वी में, और ये संस्था कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था मानी जाती है। कलकत्ता में ये भी स्थापित होती है। कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना की जाती है, मीटिंग होती है। इसकी स्थापना करने वाले मुख्य जो सदस्य होते हैं वो होते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन जो है ये एक तरीके से इंडियन एसोसिएशन में मिल जाता है, उसी की ये आगे की संस्था होती है, और ये बहुत बड़ा नेतृत्व प्रदान करता है बंगाल में। और इसकी गतिविधियां बहुत ज़्यादा राजनीतिक ही होती है, और बहुत सारे मुद्दों पे इस संस्था ने विरोध किया था, और अंततः यही संस्था कह ले कि आगे जाकर कांग्रेस में बदल जाती है। तो संस्थापक सदस्य में तो वही थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इसके जो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन के जो
संस्थापक थे आनंद मोहन बोस, वही आनंद मोहन बोस वो सचिव भी होते हैं और सुरेंद्र नाथ बनर्जी अध्यक्ष होते हैं। अल्बर्ट हॉल कलकत्ता में इसकी मीटिंग होती है और वहीं पे इसकी नींव डाली जाती है। उद्देश्य क्या होता है? छात्र राजनीति को देशभक्ति से जोड़ना, छात्र राजनीति और शक्ति को देशभक्ति से जोड़ना और देश के लिए लड़ना, यही इसका उद्देश्य होता है। अब यहाँ पे साथ में छात्रों के साथ मध्यम वर्ग को भी जोड़ना है। मध्यम, क्योंकि पहले की जो भी संस्थाएं हैं या तो किसानों के हैं या तो जमींदारों के हैं, जो पीछे की संस्थाएं हम लोगों ने देखी। यहाँ पे क्या है कि छात्र लोग आ रहे हैं और छात्रों में आप देखिएगा कि ऊंच नीच का भेदभाव, धर्म, जाति, इन सब में बंटवारा नहीं होता है। तो वहाँ पे एक एकता की भावना होती है और अधिकतर लोग मध्यम वर्ग को मानते हैं, मध्य मार्गी मार्ग को। तो इसलिए ये संस्था बहुत ज़्यादा सफल हुई क्योंकि छात्र शक्ति को यहाँ पे जोड़ा गया। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी खुद एक सिविल सर्वेंट थे, उन्हें निकाला भी गया था, सिविल सेवा से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। तो उनके जैसे व्यक्ति इसको नेतृत्व दे रहे थे, तो इसलिए ये संस्था काफ़ी ज़्यादा सफल होती है। इसने काम क्या क्या किया? तो सिविल सेवा आंदोलन एक चला था। दोस्तों, भारतीयों को सिविल सेवा में आने से रोका जा रहा था कि ऐसे नियम बनाए जा रहे थे जिससे कि भारतीय सिविल सेवा में नहीं पहुंच पाए। तो इसको लेकर जो है सो आंदोलन एक शुरू हुआ था और आंदोलन का कारण बना था 1878 ईस्वी में वायसराय लिट्टन के समय में एक नियम बनाया गया था कि सिविल सेवा की उम्र जो है सो घटाकर अधिकतम और न्यूनतम दोनों 19 वर्ष कर दिया गया था। तो इसी के विरोध में एक आंदोलन खड़ा हुआ था जिसे कि सिविल सेवा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लाया जाता है लिट्टन के द्वारा, आर्म्स एक्ट लाया जाता है। तो इन दोनों का ही विरोध किया जाता है इसी संस्था के द्वारा। बाद में जब लिट्टन के बाद अगले वायसराय आते हैं लॉर्ड रिपन, और उन्होंने एक इल्बर्ट बिल लाया था। और इल्बर्ट बिल में क्या प्रावधान था कि जो ब्रिटिश या यूरोपीय लोग होंगे उनके फौजदारी मामलों को भारतीय न्यायाधीश भी देख सकेंगे। तो इस इल्बर्ट बिल का अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। इस विरोध का नतीजा होता है कि अंततः रिपन को वापस बुला लिया जाता है। तो इस इल्बर्ट बिल विवाद में इस संस्था ने खास करके सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जो हैं वो कलकत्ता के हाई कोर्ट की आलोचना करते हैं। कलकत्ता के हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी आलोचना करते हैं। इस आलोचना को हाई कोर्ट की अवमानना माना जाता है और इन्हें 2 महीने की सज़ा सुनाई जाती है, दोनों ही लोगों की। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये संस्था इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी कि केशव चंद्र सेन, जिनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो केशव चंद्र सेन ऐसे व्यक्ति थे जो कि राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहते थे। लेकिन ये संस्था और ख़ास करके छात्रों की संस्था इतनी ज़्यादा आगे बढ़ती है राजनीतिक रूप से कि केशव चंद्र सेन भी इसका समर्थन करते हैं और वो भी इसके सम्मेलन या इसकी गतिविधियों में आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। अब हम आते हैं दोस्तों बम्बई से जुड़े हुए संस्थाओं पे, और यहाँ पे 3 संस्थाओं के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहली जो संस्था है वो है बम्बई एसोसिएशन, 1852 में स्थापित हुई और दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक होते हैं। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इन्होंने अंग्रेज़ों के आर्थिक चरित्र को उजागर किया था कि इन्होंने वेल्थ ड्रेन का सिद्धांत लाया था। वेल्थ ड्रेन थ्योरी के नाम से जाना जाता है कि भारत का किस प्रकार से शोषण हो रहा है और वो धन इंग्लैंड में जा रहा है जो कि वापस भारत नहीं आ रहा है। तो दादा भाई नौरोजी ने लोगों को ये बात
से इस बात से लोगों को अवगत करवाया कि किस प्रकार अंग्रेज हमारा आर्थिक शोषण कर रहे हैं। तो वही दादा भाई नौरोजी जो है सो बम्बई में इस संस्था की स्थापना करते हैं, और ये बम्बई की पहली राजनीतिक संस्था होती है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये वाली जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, तो उसी से प्रभावित होकर इस एसोसिएशन को खड़ा किया जाता है, और इसका उद्देश्य होता है सरकार की भेदभावपूर्ण और गलत नीतियों का विरोध करना। यहाँ पे विरोध का जो तरीका है वो वही होता है, एप्लीकेशन देना, उजागर करना उससे कि ये गलती है, इसको मतलब एप्लीकेशन, अपील, दलील वाली जो बात होती है वही तरीका होता है। तो इसी तरीके से विरोध किया जाता है जो भेदभाव होते हैं भारतीयों के साथ में। अगली संस्था है पूना सार्वजनिक सभा, 1870 में स्थापित होती है। इसको स्थापित करने वाले होते हैं महादेव गोविंद रनाडे, जीबी जोशी और एस.ए. चपलुकर। तो महादेव गोविंद रनाडे महाराष्ट्र का सुकरात इन्हें कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले के ये राजनीतिक गुरु हैं, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, उसी तरीके से महादेव गोविंद रनाडे जो हैं वो गोखले के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। और सुकरात भी इन्हें कहा जाता है महाराष्ट्र का। तो ये एक न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं। तो इन्होंने महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा राजनीतिक चेतना जगाई, सामाजिक और धार्मिक सुधार से जुड़े हुए भी बहुत सारे काम किए, जो कि पीछे की वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो ये जो संस्था बनी थी पूना सार्वजनिक सभा, ये सरकार और जनता के बीच में सेतु का काम करती थी, और जमींदार और व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करती थी। किसानों का प्रतिनिधित्व इसमें नहीं था, ये ध्यान दीजिएगा। तो यही एक कारण भी होता है कि ये संस्था उतनी ज़्यादा सफल नहीं हो पाती है कि जमींदारों और व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करती है। एक और भी बात होती है कि जमींदार लोग अधिकतर उच्च वर्ग से भी आते हैं, तो अधिकतर इस संस्था में ब्राह्मण लोग होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वैश्य वर्ग के लोग होते हैं, किसान नहीं होते हैं। एक और संस्था बम्बई में स्थापित होती है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, 1885 में ही स्थापित होती है। और तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, केटी तैलन, काशीनाथ त्रयंबक, ये इसके संस्थापक सदस्य होते हैं। तो ये जितने भी नेता आप देख रहे हैं बाद के वर्षों में, चाहे वो दादा भाई नौरोजी हो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो बंगाल में, तो यहाँ जितने भी नेता हैं ये सब कांग्रेस के यही लोग बाद में जाकर शामिल होते हैं और कांग्रेस को आगे बढ़ाते हैं। अब हम मद्रास पे आते हैं। तो मद्रास की जो संस्था होती है पहली, वो मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में स्थापित की जाती है, और ये भी प्रभावित थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से। और इसके जो संस्थापक सदस्य होते हैं जीसी नरसिंह चेट्टी और सीबी मुदलियार होते हैं। ये संस्था सफल नहीं हो पाती है। इसका सबसे प्रमुख कारण होता है कि इस संस्था ने 1857 की क्रांति का विरोध किया था, उसके विरोध में बातें कही थी। इसकी वजह से इस संस्था की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा घट गई थी और अंततः समाप्त हो गई। मद्रास की जो दूसरी संस्था होती है वो होती है मद्रास महाजन सभा, 1884 में स्थापित होती है, और संस्थापक सदस्य होते हैं सुब्रमण्यम अय्यर, राघवाचारी, आनंद चार्लू। और ये किसान और जमींदारों के टकराव को रोकना इसका सबसे मूल उद्देश्य होता है। किसान हित की बात करते हैं और विधानसभा में अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं, विधान परिषद में अपनी बातों को पहुंचाते हैं। भारतीयों के विरुद्ध जो भेदभावपूर्ण नीतियां होती हैं या जो भी गलत कानून होते हैं, उन कानूनों के विरोध में विधान परिषद तक आवाज़ उठाई जाती है, वहाँ तक बातें पहुँचाई जाती है और सुधार की मांग की जाती है। यही इनका मुख्य काम था।
अब आते हैं कि विदेशों में, खास करके विदेशों में भी अनेक संस्थाएं स्थापित हुई, लेकिन लंदन में जो संस्था स्थापित हुई उसका अलग महत्व है, क्योंकि इंग्लैंड की सरकार जो थी वो उसी जगह में वहीं से कानून बन रहे थे। तो ब्रिटिश लोगों के बीच में भारतीय जो है सो अपनी बातों को रखना चाहते थे। और उसका तरीका होता था कि वहाँ के प्रेस में लिखना या वहाँ के लोगों तक अपनी बातें किसी भी माध्यम से पहुँचाना, वहाँ के सरकार तक बातें पहुँचाना कि भारत में ब्रिटिश सरकार किस तरीके से भेदभावपूर्ण नीतियां अपना रही है, भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है, ये उद्देश्य होते हैं। इसी उद्देश्य से लंदन में संस्थाएं स्थापित की जाती हैं। वो कौन कौन सी संस्थाएं होती है? तो पहली जो संस्था होती है लंदन इंडियन कमिटी, 1862 में स्थापित होती है। पुरुषोत्तम दास मुदलियार इसके संस्थापक होते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है कि लंदन में रह रहे भारतीयों को संगठित करना है और भारत में अंग्रेजों के द्वारा किस प्रकार दुर्व्यवहार पूर्ण नीति, भेदभावपूर्ण नीति, गलत नीतियां अपनाई जा रही है, उसके बारे में बतलाना है, हाईलाइट करना है मामले को। यही इसका उद्देश्य होता है। दूसरी संस्था बनती है लंदन इंडियन एसोसिएशन, 1865 में दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक होते हैं। अन्य जो महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, मनमोहन बोस, ये सब होते हैं। तो इसका उद्देश्य भी यही होता है कि ब्रिटिश प्रेस का सहारा लेना है, वहाँ के अखबार पत्र पत्रिकाओं का सहारा लेना है और भारत में ब्रिटिश सरकार किस तरीके से काम कर रही है, यहाँ के नियम कानून क्या है, भारतीयों के साथ कैसा गलत व्यवहार दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इसको हाईलाइट करना वहाँ की मीडिया में, ताकि इंग्लैंड के लोग जान सके, वहाँ की सरकार तक बातें पहुँच सके। ये उद्देश्य होता है। एक और संस्था बनाई जाती है दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही, और ये 1866 में बनाई जाती है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में बनाई जाती है और इसका ये भी स्थापित दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया जाता है। और इसका भी उद्देश्य होता है कि और बृहद पैमाने पे ब्रिटिश नीतियों को, भारत में जो ब्रिटिश नीति अपनाई गई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करना, आक्रामक तरीके से प्रचारित करना, ये इसका उद्देश्य होता है। तो दोस्तों, इसके बाद यहाँ के बाद से जो अगली हम लोगों ने 84-85 तक स्थापित होने वाली संस्थाओं को देख लिया, और ख़ास करके इंडियन एसोसिएशन का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो कि कह लें कि पूर्ववर्ती संस्था होती है ये कांग्रेस की। तो इसके बाद कांग्रेस की स्थापना पर हम आएंगे और कांग्रेस की गतिविधियों को देखेंगे। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि जितने भी नेताओं के नाम आए हैं, यही नेता बाद में कांग्रेस में शामिल होंगे और कांग्रेस को एक अलग धार देंगे, अर्थात पूरे भारत भर के लोग, पूरे भारत से के अलग अलग हिस्सों से जो नेता निकल कर आए वो कांग्रेस में शामिल होते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन का दौर शुरू करते हैं। तो वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। उसी प्रकार से पीछे की वीडियो में हमने बतलाया था कि ब्रह्म समाज को एक तरीके से कह लें तो एक वैसी संस्था होती है जो कि भारत में सिर्फ सामाजिक और धार्मिक सुधार का काम ही नहीं करती है, बल्कि एक राजनीतिक चेतना और जागृति लाती है। और वहाँ से निकले हुए लोग ही ब्रह्म समाज से जुड़े हुए या उससे अनेक संस्थाएं निकलती हैं और वही उन्हीं संस्थाओं से निकले हुए बड़े बड़े नेता जो हैं आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेगा और कांग्रेस किस प्रकार से अस्तित्व में आई इसको समझने में आपको मदद मिलेगी। तो फिर हम मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।